गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मॉर्निंग थॉट देखेंगे और इसके बाद अपनी क्लास को रन करते हैं हम, और आप देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे पास और क्या है आज 2 अगस्त के दिन, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, इन सब पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपने सपोर्ट किया है, आपने भरोसा किया है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और मॉर्निंग का थॉट सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे पास। स्वामी विवेकानंद जी को याद करेंगे। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि कोई ना कोई एक मोटिवेशनल एक थॉट लेकर आते हैं हम मॉर्निंग में। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, जिनका कथन था कि अपने जीवन का पहले लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दो और सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करो। जिस दिन तुमने ये काम कर लिया, अपने दिमाग को और अपने मन को दोनों को बिल्कुल एक रास्ते पर लेकर आ गए, उस दिन से तुम्हारे पास सफलता की पूंजी अपने आप आ जाएगी। इसका और अच्छे से अगर हम समझे तो इस बात को वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर फोकस हो जाइए। अब किसी और दूसरे तीसरे चौथे विचार को कि आप असफल हो जाएंगे, ये परेशानी आएगी, ये दिक्कत आएगी, ये सारी चीजें निकाल दो दोस्तों। दिक्कतें किसके जीवन में नहीं आती हैं, परेशानियां किसके साथ नहीं होती हैं, लेकिन अगर परेशानियों से नहीं लड़े तो वो मनुष्य ही क्या, वो मानव ही क्या। तो स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते। देखिए हम बात करेंगे 2 अगस्त के बारे में। 2 अगस्त को कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसको, उसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले आपको बता दूं कि 1858 यानी कि 1858 में सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक बिल पारित किया, और उस बिल के पारित होते ही जो भारत का प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, उसके हाथ में चला जाता है। भारत की पहली महिला राजनयिक, जिनका नाम था मुथुकम्मा चुहीवेलिया वेलियप्पा, उनकी नियुक्ति करी गई थी राजदूत के रूप में। पहली भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्ति करी गई थी हंगरी में। कब करी गई थी? 1970 में 1 अगस्त को। इसके बाद 1978 में भारतीय ध्वज को बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ओके। अमेरिका में पहली बार जनगणना करी गई थी 2 अगस्त को ही स्टार्ट करी गई थी 1970 में। और 1870 में पहली बार जो लंदन है वहां पर अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे ओपन किया गया था। 1932 में कार्ल डी एंडरसन के द्वारा पहली बार पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक कण है उसकी खोज करी गई थी। और 1955 में 2 अगस्त के दिन ही जो सोवियत यूनियन संघ था, यानी कि जो सोवियत संघ था, उसने परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट करा। तो आई होप कि आपने 2 अगस्त के ये जो सारे फैक्ट हैं वो जरूर अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए बात करते हैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि ये राष्ट्रीय ध्वज डिजाइनर हैं। इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको तैयार किया था। तो उनकी जयंती मनाते हैं हर साल 2 अगस्त को। ठीक है। तो 2 अगस्त 2023 में हम उनकी 147 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मना रहे हैं। किस नंबर की मना रहे हैं? तो 147 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने जो ध्वज यानी कि जो हमारा फ्लैग है उसको डिजाइन किया था, तो उसमें इन्होंने सिर्फ 2 रंग दिया था। 2 रंग कौन से दिए थे? एक इन्होंने ऑरेंज दिया था और एक ग्रीन कलर दिया था। ऑरेंज कलर जो हिंदू समुदाय है उससे रिलेट करता था, और जो ग्रीन कलर है वो मुस्लिम समुदाय से रिलेट करता था। लेकिन बाद में जब इस ध्वज को, इस फ्लैग को गांधी जी ने देखा तो इन्होंने कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार कैसी करी जाएगी? उन्होंने बोला, गांधी जी ने ये बोला कि इसमें एक वाइट कलर होना चाहिए, एक सफेद रंग होना चाहिए जो शांति का प्रतीक हो, और उसमें हमारे ग्रोथ के लिए, क्योंकि भारत सूती कपड़े का हब कहा जाता था, तो जो चरखे से काम होता है बीच में एक चरखा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग का आपको जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज मिलेगा उसमें प्रॉपर चरखा बना होता था, लेकिन बाद में उसको जो है चक्र बना दिया गया था, अशोक चक्र बना दिया गया था। तो आई होप कि आपने सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में इस ध्वज को जो पिंगली वेंकैया जी ने के द्वारा बनाया जाता है, डिजाइन करा जाता है, इसको कब अपनाया जाता
जाता है। तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में, कब 1931 में अपना लिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, और जिसको भारत की आजादी के बाद में फहराया जाता है लाल किले पर, किसके द्वारा, हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, क्लियर। पिंगली वेंकैया जी की मृत्यु कब होती है? तो 1963 में होती है, 4 जुलाई को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि एक टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हॉकी से रिलेटेड एक टूर्नामेंट हुआ है जिसका नाम क्या है? तो 2023 के लिए हुआ है टारनेवा डेल सेंटोनारियो। ठीक है, टारनेवा डेल सेंटोनारियो 2023 टूर्नामेंट हुआ है। कहां पर? तो बार्सिलोना के टेरासा में। बार्सिलोना के टेरासा में हुआ है, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया और ये खिताब जीत लिया है। आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। यानी कि टारनेवा डेल सेंटेनारियो 2023 टूर्नामेंट का जो महिला हॉकी खिताब है वो किसने जीता है? तो वो भारतीय महिला टीम ने, हॉकी टीम ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो स्पेन को हराकर जीता है। कहां पर हुआ है? तो बार्सिलोना के टेरासा में हुआ है, 30 जुलाई को। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन को अगर आप समझना चाहते हो तो जब आप मैप देखोगे तो यूरोप का मैप में आपको स्पेन देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं और राजा यहाँ के स्पेन के फिलिप सिक्स्थ यहाँ के राजा हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसको देखने के लिए लोग देश विदेशों से होकर आते हैं? तो यहाँ पर एक आपको रॉयल पैलेस मिलेगा और एक प्राडो संग्रहालय मिलेगा, जिसके लिए स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मध्ययुगीन यानी कि जो मेडुअल पीरियड का एक आपको महल देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अलकजार, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया से आते हैं स्पेन में। क्लियर। तो ये थोड़ी सी जानकारी है स्पेन के बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात करा था कि जो सिनेमैटोग्राफ विधेयक है उसको पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो अब ये विधेयक संसद के द्वारा पूरी तरीके से पारित कर दिया गया है, और इस विधेयक का नाम क्या है? तो सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिनेमैटोग्राफ, जो ये सिनेमैटोग्राफ के क्षेत्र में 1984 में चेंजेस करे गए थे। ओके, और अब जो चेंजेस किए गए हैं लगभग 40 सालों के बाद, इसमें जो बदलाव है वो आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस अमेंडमेंट में क्या बातें कही गई हैं? ये जो सुधार किया गया है इसमें कौन सी बातें करी गई हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कैबिनेट के द्वारा ये बोला गया कि जो हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री है ना, एक पायरेसी है। पायरेसी के द्वारा क्या हो रहा है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये पायरेसी क्या है? तो पायरेसी का मतलब ही ये होता है कि अगर गलत तरीके से किसी भी मूवी को चुरा लिया जाए या फिर उसको उसको रिकॉर्ड करके अवैध तरीके से कहीं पर और उसका प्रसारण कर दिया जाए, है ना। तो जिससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल जो मूवी के निर्माता हैं, जो मूवी है, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको आर्थिक हानि होगी। तो इस बात को रोकने के लिए ही, जो पायरेसी है उसको रोकने के लिए ही सिनेमैटोग्राफ विधेयक को पारित किया गया है संसद में। तो आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। और इसके पहले भी जब सिनेमैटोग्राफ के बारे में बात किया था तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अच्छा, इसके साथ साथ ये बोला गया कि अगर पायरेसी करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 3 लाख रुपए तक का, और उसको 3 साल तक जो कैद की सजा है वो भी दी जा सकती है। ओके, और साथ में ही देखो, हर मूवी को 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता था उसके लाइसेंस के लिए, है ना। तो ये जो है, ये जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी गई है इस विधेयक के माध्यम से। ओके, अच्छा, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, जैसे 7+, UA7+, UA13+, और UA16+, यानी कि जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे कौन सी मूवी को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने सारी बात को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, देखिए, कोई भी मूवी होती है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन अगर किसी मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो अब वो आजीवन हो जाएगा, मतलब उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपने ये सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। जो हमारे संसद में विधेयक पारित हुआ है, बिल पारित हुआ है सिनेमैटोग्राफ 2023, उसके बारे में। क्लियर।
देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम 5th नंबर के वर्ल्ड कॉफी समिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है। और साथ में आपको बता दूं कि ये सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये समिट कहाँ पर होगी, तो भारत के कर्नाटका के बेंगलुरु में होगी। ओके। अच्छा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोहन बोपन्ना है जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और साथ में ही इस बार की जो थीम है 2023 की, वो क्या है, तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। यानी कि इस बार की थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इस थीम के साथ ये सबमिट करी जाएगी और इसमें लगभग 80 देशों से रिलेटेड लोग आएंगे, यानी 80 देशों से कॉफी से रिलेटेड या कॉफी के इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग होंगे वो शामिल होंगे। क्लियर? इसके पहले, अच्छा साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन होता है वो हर 4 साल बाद होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहला सम्मेलन 2001 में किया गया था यूनाइटेड किंगडम में जो हुआ था। इसके बाद ब्राजील में हुआ था 2005 में, फिर ग्वाटेमाला में 2010 में हुआ था, इथियोपिया में 2016 में हुआ था, और इसके बाद अब भारत में हो रहा है 2023 में। और आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पीरियड में ये जो सम्मेलन था ये नहीं हुआ था। क्लियर? अच्छा देखो, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये कॉफी के लिए सम्मेलन है, तो नेचुरल सी बात है कि जो कॉफी उद्योग है, जो कॉफी इंडस्ट्री है, उसको बढ़ाने के लिए इसमें बात करी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाएगी, नए विचारों को शामिल करा जाएगा, और साथ में ही कैसे ये सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस बात पर भी काम किया जाएगा। अगर आईसीओ के बारे में बात करें, आईसीओ मतलब अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन, यानी कि इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि इसका गठन किया गया था 1963 में। कब करा गया था? 1963 में। और इसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 75 सदस्य देश इसमें प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं। ओके, क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी के बारे में। भूपेंद्र यादव जी भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जैसा कि हम सबको पता है। और इसके साथ साथ में हमें ये भी पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है प्रेजेंट टाइम में। तो जो G20 है उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भारत के अलग अलग हिस्से में आप देखोगे सबमिट हो रही है ना। तो जो G20 का 4th नंबर का जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह है, उसकी बैठक कहाँ पर करी जाएगी, कहाँ पर करी गई है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में करी गई है। तमिलनाडु, चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है, वहां पर करी गई है। ओके। अच्छा, किस विषय पर बात करी गई है इसमें, तो संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन, इस विषय पर बात करी गई है। इस गठबंधन का शुभारंभ किया गया है, यानी कि रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन। क्लियर? अच्छा देखो, इसमें क्या है, इसमें लगभग 39 जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो शामिल होंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पर्यावरण से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो बात होंगे, जो विचार होंगे, वो साझा किए जाएंगे, है ना। और उनका हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ये सारी जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करी जाएगी। क्लियर? अच्छा, साथ में ही इसके जो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको, जैसा कि मैंने बता दिया कि जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो पर्यावरण से रिलेटेड जो स्थिति है और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई गई और उस पर काम करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया गया है, एक दूसरे के साथ सहमति जताई गई है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। इसके 3 स्तंभ, यानी कि इसके 3 पिलर डिसाइड किए गए। वो 3 पिलर क्या है, तो पार्टनरशिप्स फॉर इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड फाइनेंस फॉर स्केल। ओके, यानी कि ये जो 3 पिलर है उसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पैमाने के लिए वित्त। तो इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए ये सबमिट करी गई और पर्यावरण से रिलेटेड जो एक रूपरेखा है उसको तैयार किया गया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 1 अगस्त को ये समिट हुई है ना। और जिसकी अध्यक्षता हमारे देश की जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा करा गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका जो शुभारंभ है, इसका उद्घाटन है किया गया है।
इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो है महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। यानी कि थीम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि थीम क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके साथ में ये सबमिट करी गई और साथ में ये भी बता दूं कि 2 दिन तक चलने वाला है ये शिखर सम्मेलन, यानी 1 अगस्त और 2 अगस्त तक ये जो सम्मेलन है ये चलाया जाएगा। ओके, अच्छा देखो अब इसमें बात करेंगे कि किस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होगा। तो चूंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिला नेतृत्व के लिए विकास करना है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल इंक्लूजन है, प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया जाएगा और साथ में ही जो महिलाओं का डिजिटल स्किल है उसको इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और एक हम देखते हैं कि जेंडर डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है, उसको खत्म करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो आई होप कि आपने सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस सारे टॉपिक पर G20 के जो देश हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर जो वुमेन एम्पावर है उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई है और उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बात करी गई है। थीम क्या है? तो थीम है महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, है ना। यानी कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 1 अगस्त को हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, जिसकी अध्यक्षता करी गई है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं उनके द्वारा। 2 दिन तक चलेगा, 1 अगस्त और 2 अगस्त को। क्लियर? G20 के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। G20 को इस्टेब्लिश करा गया था 1999 में और दुनिया के लगभग 20 ऐसे देश जिनकी जो जो ग्रोइंग एज वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका उनका एक ग्रुप है G20। स्पेशली पर्यावरण से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, आर्थिक विकास के साथ साथ जो वित्तीय मुद्दे हैं, एक दूसरे के साथ जो डिजिटल मुद्दे हैं उसको साझा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 के बारे में हम समझ सकते हैं। साथ में ही आपको ये पता होना चाहिए कि G20 की जो थीम है वो क्या रखी गई है भारत के द्वारा, तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, और इसकी इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है, तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगर एम्बिशंस के साथ में G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। क्लियर? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे। वो राजस्थान की यात्रा पर जब गए थे तो वहां पर एक नए प्रकार का यूरिया जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, उसको लॉन्च करा था। अब हमारा काम है इस यूरिया गोल्ड को समझना। ये यूरिया गोल्ड क्या है, किस तरीके का यूरिया है जिसका फायदा हमारे किसानों को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूरिया पर आपको सल्फर की जो कोटिंग है वो मिल जाएगी, है ना। यानी कि इस यूरिया पर ऊपर से सल्फर लगाया गया है और जब इसमें से जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होगा, तो नाइट्रोजन के रिलीज होते ही इसमें एक एसिड मिलाया गया है जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ठीक है, तो ह्यूमिक एसिड की वजह से जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, नाइट्रोजन की मात्रा है और इसमें जो ह्यूमिक एसिड है उसकी मात्रा की वजह से, इसकी सेल्फ लाइफ के बढ़ने की वजह से ये हमारे मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा और उसकी उर्वरता को बढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इसका देखा जाए कि जो पुरानी वाली यूरिया थी और ये जो यूरिया गोल्ड है इसमें अंतर क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल इज इक्वल टू 20 किलोग्राम जो पारंपरिक यूरिया थी, जो पहले की यूरिया थी। ये आप समझ लीजिए, ये हिसाब है। तो इससे क्या होगा, इससे किसानों को फायदा मिलने वाला है। क्लियर? यानी कि किसानों की जो लागत है वो कम लगेगी और उनको फायदा ज्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही यूरिया गोल्ड बनाया गया है, जिससे कि जो मिट्टी की क्वालिटी है उसको इनहेंस किया जा सके और मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। क्लियर?
इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा। मेरी कोशिश होती है कि जो भी न्यूज़ है प्रेजेंट टाइम में वो सब कुछ मैं लेकर आऊँ आपके सामने। और देखिए जब न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी उसको अच्छे से जब हम एक बार समझ लेते हैं, है ना, तो वो हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि करंट अफेयर याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सिर्फ एक लाइन में रट कर जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो वो आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी, एक स्टोरी अगर आपको समझा दी जाए, उसकी पूरी प्रॉपर एक थीम समझा दी जाए, तो आपको वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है, वो भूलता नहीं है जल्दी, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मेरे द्वारा ये क्लास बनाई गई है करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर सारी चीजें अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे मैम हिंदी में है, हमें इंग्लिश में चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। क्लियर? तो आपने बहुत सारा साथ और प्यार दिया है, उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।